जी। सबसे पहले तो आज हमारे धार के आराध्य देवता सिद्ध श्री खेमा बाबा की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। राज्यपाल के अभिभाषण जो कैबिनेट से अनुमोदित होकर राज्यपाल महोदय ने सदन के समक्ष बोला, उसके संदर्भ में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं तहे दिल से धन्यवाद। मेरे से पूर्व स्पीकर महोदय की सबसे चहेती विधायिका ने संविधान के संदर्भ में बात करी और उस संविधान के विपरीत ही उन्होंने बात करी। संविधान के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की सरकार हुई। संविधान के अंदर कैबिनेट की सरकार होती है। वो अलग बात है, आज के समय में इस देश में कैबिनेट मंत्री भी ये महसूस नहीं करते हैं कि हम सरकार का हिस्सा है। एक व्यक्ति के महिमा मंडल करने के लिए, उसे कुछ प्राप्त करने के लिए जो कोई भी मुख्यमंत्री होता है, उसके महिमा मंडल के अंदर वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत उसका नाम लेकर और सरकार की बात करता है। जब संविधान की आप बात कर रहे हो और उसके विपरीत ही आप उसी भाषण के अंदर संविधान के मूल जो उद्देश्य है उसके खिलाफ ही आप खुद बात कर रहे हो, तो कितना संविधान के संदर्भ में आपकी मंशा है। पहला संविधान संशोधन 12 मई 1951 के अंदर हुआ था सभापति महोदय, और वो हुआ किस, वो आरक्षण के संदर्भ में हुआ। सीनियर विधायिका जिसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस चर्चा के अंदर उस समय के तत्कालीन लोकसभा के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या उस बिल के संदर्भ में, संविधान संशोधन के संदर्भ में बोला, वो प्रति मैं आपको जरूर दूंगा। वो आप पढ़कर उस सदन को साझा करें। ओबीसी की भी बात करी सभापति महोदय। ओबीसी के संदर्भ में मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था हुई। उस मंडल कमीशन के संदर्भ में आरएसएस की क्या राय थी उस वक्त तत्कालीन, तो वो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ओबीसी की चिंता रखने वाली मैं वो भी इनको साझा करूंगा, और वो भी वो थी। सभापति महोदय, चुनाव से पहले 3 मुख्य बातें भारतीय जनता पार्टी ने करी। 2 दफे राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, दोनों के अंदर उसका उल्लेख नहीं हुआ। पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख अपने भाषणों में किया, राजस्थान की जनता के बीच में उसकी चर्चा करी, और दोनों के दोनों राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर उसकी चर्चा नहीं हुई। बहुत लाल डायरी बोला गया। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि वो लाल डायरी है क्या, या तो अपनी असक्षमता को स्वीकार करते इस अभिभाषण के मार्फत कि जो कुछ भी हमने बोला राजस्थान की जनता के सामने जो हमने बात करी थी वो गलत थी, और अगर वो स्वीकार्यता नहीं तो शायद इस लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार आपको मिला है सरकार के तौर पर वो गलत है। लाल डायरी के अलावा जेजेएम के संदर्भ में, जेजेएम के भ्रष्टाचार के संदर्भ में बात करी। अगर जेजेएम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है तो 1 वर्ष में इनको किसने रोका? सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर जो पेयजल की उपलब्धता है वो बहुत कम है। जमीन के अनुपात के अंदर हम लोगों को जल बहुत कम मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है। पेयजल हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है। जेजेएम जो योजना बनी, उस जेजेएम योजना के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हुई उसमें कमियां कहां रह गई? क्या ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी नहीं बनती? ये राजस्थान सरकार है, कोई कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्था संविधान ने नहीं दे रखी। यह आपकी समझ की कमी है कि अपने आप को आप सीमित कर रहे हो कि नहीं, पहले कोई कांग्रेस की सरकार थी, पहले भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो राजस्थान सरकार थी। आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, राजस्थान सरकार है। जेजेएम के अंतर्गत जो कुछ भी कमियां रही उसके बारे में हम लोगों ने यहां कभी भी चर्चा नहीं करी, और कौन करेगा? जेजेएम का पहला कदम सभापति महोदय जो सर्वे के मार्फत से उस इलाके के संदर्भ में योजना बनानी है, सभापति महोदय उसके अंदर ही कमी रह गई। उसमें कमी रहने के कारण
आज जेजेएम के अंदर जो आगे बढ़कर हम लोगों की जो परिस्थितियां बनी हुई उसके लिए मेरे से पूर्व बाड़मेर में आने वाले विधायिका ने ये बात करी कि जेजेएम के अंदर स्वीकृतियां नहीं हुई। मेरे भाई तो विधानसभा के अंदर 100% राजस्व गांव में जेजेएम की स्वीकृतियां हुई, पर उसके अंदर जो हम लोगों के सामने चुनौतियां आ रही है कि डेविएशन का प्रावधान नहीं है, उसमें हम लोगों को चुनौतियां आ रही है। अगर कहीं भी गुणवत्ता में कमी है, किसी ने कमी रखी, कोई भी ठेकेदार हो, अधिकार हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। आप लोगों ने करी भी है। मैं सदन के मार्फत से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षक के ने जो कुकृत्य किया, आप लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने अच्छा काम किया। कोई भी सरकारी अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, वो अगर चरित्र से अगर वो कोई भी कुकृत्य करता है तो उसको अधिकार नहीं, हम लोगों को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं है। एक सामान्य नागरिक से भी हम लोगों के अधिकारों की कटौती होती है, हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। अगर कोई भी करता है और कोई भी सरकार में चाहे वो कितना भी बड़ा पद पर क्यों नहीं उसका संरक्षण करता है, वो गलत है, गलत है, गलत है। तो ये जेजेएम के अंतर्गत जो पिछले 2023-24 के अंदर जो खर्च हुए थे वो 6,803 करोड़ हुए थे, और पिछले इस वर्ष 24-25 के अंदर अभी सिर्फ 3,444 करोड़ ही हुए। ये खर्च कैसे और बढ़े, और बहुत अगर ये योजना हम लोग सफल नहीं कर पाए तो भविष्य के अंदर हम लोगों के पास कोई भी दूसरी योजना इस तरह की हम लोगों को योजना नहीं मिलेगी। छोटू सिंह जी ने भी निवेदन किया था कि सिर्फ हम लोग पेयजल के ऊपर हम लोगों का जीवन नहीं है, पशुपालन भी है। इसके अंदर प्रावधान है कि 50 लीटर का वो 80 लीटर क्या कैसे हो सका। मेरा निवेदन है कि एक दिन एक सत्र इस पेयजल के संदर्भ में हम लोग इस विधानसभा में रखें, और जो भी कमियां रही है वो कमियां पूरे की पूरे हम लोगों पर छोड़ दो, हम लोगों को उसका ओलवा दे दो, और भी दे दो, क्योंकि एक साल से सिर्फ आपने वो कमियां ही कमियां करी। एक साल के अंदर जो राजस्थान की जनता ने जो आपको जिम्मेवारी दी उसके ऊपर तो आपने कार्य नहीं किया। हर बात के अंदर कि पिछली सरकार ने ये किया, ये पिछली सरकार ने नहीं ये किया, एक साल आप लोगों को दे रखा। इसके अलावा पेपर लीक के संदर्भ के अंदर भी, पेपर लीक के हो किस लिए रहा है, इस की जड़ पर हम लोगों को जाने की आवश्यकता है। आज क्या हमारी ये शैक्षणिक व्यवस्था है, आज स्कूली विद्यालय व्यवस्था के अंदर हम हमारे बच्चों को किस दिशा के अंदर भेज रहे हैं। कुछ चंद संस्थाओं के एंट्रेंस के लिए उस एंट्रेंस टेस्ट में सफल कैसे हो सके, उस संदर्भ के अंदर हम अपने स्कूली बच्चों को उनकी प्रतिभा कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस सदन में भी नहीं कर रहे हैं, इस सदन में भी तेरे मेरे की बात कर रहे हैं। और आज स्कूल से बच्चा कोचिंग संस्थाओं की तरफ जा रहा है, और कोचिंग संस्था के अंदर क्या माहौल बना हुआ है। कोटा के अंदर सुसाइड हो रहा है, वो सुसाइड गलत है। उन बच्चों को तनाव क्यों है? आज हम लोग चर्चा कर कर व्यवस्था में परिवर्तन सुधार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पूरी की पूरी उस संदर्भ के अंदर बात हो रही है कि नहीं कोटा सेफ है, सुरक्षित है, और तो और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को भी ये कहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका गृह जिला है कि कोटा बिल्कुल सुरक्षित है। पर जो मूल जो कारण है, उसके बाद के अंदर जब कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं, उन कॉलेज के अंदर बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको हम सब मिलकर धकेलते हैं कि कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से वो योग्य नहीं बने। किसी भी तरह से चंद नौकरियां, 8.5 करोड़ की हमारी राजस्थान की जनसंख्या है, और 4 लाख का तो आपने लक्ष्य रखा, कितना होगा वो भविष्य में पता चलेगा। उस 4 लाख नौकरी क्यों चाहते हैं कि न्यूनतम हम लोगों को सुरक्षा मिलती है सरकारी नौकरी के मार्फत से। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोगों को बहुत कम स्थान मिल रहा है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, कुछ और भी हम लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसके लिए हम उस कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल रहे हैं कि चंद परीक्षा कैसे पास कर ले, उस परीक्षा पास करने से उनका अगले वाला जीवन के अंदर न्यूनतम सुरक्षा मिल जाए। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है ये सदन गंभीरता से इस बारे में चर्चा करे कि ये दोनों के दोनों संस्थाओं के एंट्रेंस और सरकारी नौकरियों के संदर्भ के अंदर जो ये पेपर इंटरव्यू की जो व्यवस्था है, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है क्या? दुनिया के अंदर दूसरी जगह भी वैकल्पिक व्यवस्था हुई भी है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप, बड़े लफबाजी, आरपीएससी गलत है, आरपीएससी को भंग कर लो, ये सब बातें हम लोगों में से कभी आपने करी होगी, कभी हम लोगों ने करी होगी। उस आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा की व्यवस्था, उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या परिवर्तन हो सकता है? समय कम है, 20 मिनट होते ही आप घंटी बजा दोगे,
नहीं तो मैं मेरा इस संदर्भ में जो मेरी सोच थी वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार कैबिनेट से मुझे यह आशा नहीं थी। आज आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने याद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत श्रद्धा से उनको मानते हैं, सैद्धांतिक तौर पर उनसे असहमत हो सकते हैं। आपने पूरे राज्यपाल अभिभाषण के अंदर एक दफे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो अभी हम लोगों के बीच में गए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का नाम तक नहीं लिया। मुझे दुख हुआ। इतना छोटा मन नहीं रखो। आप राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हो, किसी एक विचारधारा एक दल का नेतृत्व नहीं कर रहा, उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या नहीं दिया हम लोगों को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नरेगा के माध्यम से राजस्थान को क्या नहीं दिया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज यश लेने के लिए हम लोग बहुत बात करते हैं कि ये रिफाइनरी हमने बनाई। हम लोगों के अंदर भी यश की बड़ी प्रतिस्पर्धा है। आप लोग भी वो जाकर वहां करते हो। पर अगर किसी एक व्यक्ति ने, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, पूरी की पूरी घटनाक्रम को मैंने बड़ी नजदीकी से देखा, किसी एक व्यक्ति ने राजस्थान रिफाइनरी के अंदर फैसला किया, उनका नाम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। बाकी सबके सब उसके श्रेय के लिए, उसके अवरोधक के लिए था। तो इस समय में आज उनको भी मैं याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और बातें भी हम लोगों के बीच में आती। आज सोलर की बात हुई, उस सोलर से आज हम लोगों को जो आने वाला समय के अंदर कठिनाई, आने वाला समय क्या है, मेरा निवेदन है इस सदन को, इसके संदर्भ में हम सब लोगों को, आज हिंदुस्तान और राजस्थान के पास जो युवाओं की ताकत है, क्या ये युवाओं की ताकत आगे भी रहेगी? नहीं रहेगी। आज युवा प्रदेश है, युवा देश है। भविष्य के अंदर हम युवा प्रदेश और युवा देश नहीं रहेंगे। बड़ी जिम्मेवारी से अगर हम यह आंकड़ा देखें, सभापति महोदय, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रव्रजन दर की बात करें तो वो 2.19 रहनी चाहिए, जो हमारी जनसंख्या है वो रहने के लिए, वैसे की वैसे रहने के लिए। 1950 के अंदर वो 6.18 थी और 2021 के अंदर वो 1.9 रह गई। हम लोगों की जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं हो रही है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर वो उसकी कमी होगी। और तो और इन संस्थाओं ने 21,000 के अंदर 1.24 का प्रिडिक्शन किया है कि 2 के अनुपात के अंदर 1 की जनसंख्या भारत में, राजस्थान में रहेगी। तो आज हम लोगों को ये युवा भारत, युवा राजस्थान का अवसर मिला हुआ है, उसका फायदा हम लोग क्यों नहीं निकाल। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, कई उद्योगपतियों ने भी ऐसे उदाहरण दिए। किशनगढ़ के अंदर देख लो, किसी सरकारों ने नहीं किया। किशनगढ़ के अंदर जो आज एशिया की सबसे बड़ी मार्बल की या स्टोन की मंडी बनाई, तो हमारे यहाँ के राजस्थान के उद्योगपतियों ने और व्यवसायियों ने बनाई। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़े? आज सिर्फ उद्योग के अंदर नहीं, लिटरेसी के अंदर भी पिछले दिनों के अंदर जयपुर लिटरेसी फेस्टिवल हुआ। इस तरह की और कई चीज, भविष्य में हम लोग आगे कैसे बढ़ सके, किस दिशा में बढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल के हम लोगों के पास बहुत अवसर है। लगातार आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मंत्री जी के हाथ में नहीं है। मेरी सरकार के वक्त भी मैंने ये बोला, ये बोर्ड और कॉर्पोरेशन की जो माया है बिल्कुल अलग ही है। इस प्रदेश के अंदर बोर्ड और कॉर्पोरेशन इन मंत्रालयों के बीच नहीं है। हाँ, उसके अपवाद था। हमारे समय में शांति धारीवाल जी को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, इकलौता अपवाद था। उसके अलावा सब के अंदर इन बोर्ड और कॉर्पोरेशन के IAS अधिकारी ही रहते हैं। उसके कारण इस समस्या के समाधान के अंदर हम लोगों की कहीं भी भागीदारी नहीं रहती। इसके संदर्भ में भी हम लोगों को चर्चा देनी चाहिए। जो अधिकार संविधान ने हम लोगों को दिया हुआ, उस अधिकार को हम लोग और कहीं सौंप रहे हैं। ये बात मैं आज की सरकार में नहीं कह रहा हूं, ये पहले भी मैं बोल चुका हूं। जो ये विकास हो रहा है, इस विकास के अंदर सभापति महोदय, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौतियां क्या क्या? ये आज जो सोलर पावर से हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है, उस सोलर पावर से ऊर्जा के अंदर हम लोगों के सामने आने वाले समय के अंदर जो भी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जो बिजली ले जाने के लिए जो व्यवस्था बना रखी, उसके अंदर हम लोगों को लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है।
गांव दर गांव हम लोगों को ये समस्या होती जा रही। केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2024 से पहले इसमें कोई पॉलिसी नहीं थी। 4 नवंबर 2024 को ये पॉलिसी बनाई है। हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं पिछले कम से कम 5-10 सालों से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिस किसी ने भी ये पॉलिसी बनाई कि कम से कम पॉलिसी तो बनाई। आज उस जिस किसी ने, आप नहीं हो, ये गलतफहमी छोड़ लो, ये राजस्थान सरकार है। ये अपना व्यक्तिगत तौर के ऊपर अपने आइडेंटिटी के कारण इस राजस्थान को और पीछे नहीं धकेल। बीजेपी सरकार भी संविधान के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए तो आपको संविधान के संदर्भ में बार बार हम लोग चेता रहे। तो उसके अंदर जो इससे पहले व्यवस्था थी, वो अलग बात है कि आप कुछ मुआवजा बढ़ रहा है तो मेरे जैसे जनप्रतिनिधि जाकर उसका शेयर लेने के लिए बात कर लेते हैं कि जो भी अब हो रहा है कि जो 5 मीटर तक जो वहां थंबे लगे हुए हैं उसके अंदर 2 टाइम डीएलसी रेट से मिल रही है और लाइन के नीचे डीएलसी रेट से 30% मिल रही है। पर सभापति महोदय ये बहुत कम है। हमारी सदन राजस्थान सरकार की तरफ से ये बात जानी चाहिए कि इसको इस पॉलिसी के अंदर और कैसे हम लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सभापति महोदय, जो आज के समय के अंदर जो ये तारे लेकर जा रहे हैं, वो तारे लेकर जा रहे हैं, उन तारों के ऊपर 27 मीटर से लेकर 54 मीटर तक उन तारों के नीचे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है और बड़ा सख्त कानून है। वो सख्त कानून किसके अंतर्गत? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर जो शक्तियां दे रखी है ऊर्जा विभाग को, उसके तहत कोई भी उसके काम को खिलाफत नहीं कर सकता है। अगर खिलाफत करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती। तो मेरा निवेदन है कि जो ये ट्रांसमिशन की लाइन और ज्यादातर 400 केवीए के और 765 केवीए के ट्रांसमिशन लाइनें जा रही है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पहले आजकल ट्विन मेगा के नाम से जो व्यवस्था चल रही है, उसको क्या HVDS की जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके माध्यम से हम करेंगे तो ये तारे और पोल और थंबे हम लोगों को कम, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन कॉरिडोर की आवश्यकता है कि कहीं 10-15 किलोमीटर में ट्रांसमिशन कॉरिडोर हम लोग बना दें और वहां से ही नेशनल ग्रिड के अंदर जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से जो सोलर ऊर्जा जा रही है और HVDS आज हिंदुस्तान में वो लग चुकी है। आगरा से दिसपुर असम के अंदर 3200 किलोमीटर वो प्रणाली लग चुकी है। तो हम लोगों के यहाँ राजस्थान के अंदर भी वो होनी चाहिए। राजस्थान सरकार नहीं कर सकती, वो केंद्र सरकार कर सकती है। तो ऊर्जा मंत्री जी, मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है कि उस संदर्भ के अंदर करें। ओरण के संदर्भ में हमारे ओरण भी इससे डिस्टर्ब हो रही, इकोसिस्टम भी हम लोगों का डिस्टर्ब हो रहा। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछली सरकार के अंदर 29,000 बीघा जो सरकारी जमीन थी उसको ओरण में दर्ज किया गया। कितना? 29,000 बीघा। कहीं भी उस पर विवाद नहीं हुआ, कहीं भी उस पर चर्चा नहीं हुई, कहीं भी इसका विरोध नहीं करने की जरूरत पड़ी। जब फैसला हो रहा था उस फैसले के अंदर हुआ। पिछले दिनों के अंदर कुछ कंपनियां हम लोगों की ओरण, जो हमारी मुंह बोली ओरण, ये तमाम ओरण जो 29,500 बीघा की थी वो सब हम लोगों की मुंह बोली थी। पिछले दिनों के अंदर वो कंपनियां हम लोगों के यहाँ इस तरह के ओरण के ऊपर काम करना चाह रही थी और मगरा और बैया के अंदर 1038 बीघा सिर्फ छोड़ी, ओरण के अंदर दर्ज नहीं करी गई। तो मेरा निवेदन है राजस्थान सरकार को कि इसीलिए जो भी मुंह बोली हम लोगों की ओरण है उसके अंदर जो पिछली सरकार ने करी उसी तरह से इस सरकार के अंदर भी वो करे। और ये ओरण की बात अभी नहीं चल रही है, कोई साल भर से नहीं चल रही है, ओरण की बात सदियों से चल रही है। और पिछली सरकार जो हम लोगों की सरकार थी, कैबिनेट की सरकार थी, उसने इस तरह का फैसला लिया। तो मेरे कैबिनेट के तमाम सदस्यों से ये निवेदन में आप भी इस तरह का फैसला लो। तालाब के लिए और गोचर के संदर्भ में भी ये बात करी गई। मेरा निवेदन है कि इस तालाब के लिए पोखरण के विधायक महोदय ने भी बात करी। आओ चलो हम बाड़मेर के अंदर जो तालाब के ऊपर या आदूराम जी चौटन के तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण है, अपन सब मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अभी तत्कालीन अपन वहां जाकर और इसको तालाब पर से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत करें। उसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति सियासत नहीं करें। हमें पता है, आपको पता है कि उन तालाबों के ऊपर किसी न किसी तरह का अतिक्रमण हुआ। तालाब, ओरण और गोचर को मुक्त करें। अंत में सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, राज्यपाल महोदय ने तामलोर का जिक्र किया, उसके अंदर जो पेयजल की योजना के संदर्भ में जिक्र किया। ये तामलोर की योजना का मैं इतिहास बताना चाहता हूं।
ये आईजीएमपी के माध्यम से डीएनपी से ये इलाका जुड़ा हुआ था। डीएनपी के अंदर प्रतिबंध होने के कारण यह योजना की स्वीकृति नहीं हो पाई और इस योजना के अंतर्गत जब स्वीकृति नहीं हुई उस समय के तत्कालीन विधायक 2009 से 14 के बीच में रामसर में भील समाज के कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि यहाँ ये योजना नहीं आ सकती है, आपके पास टाको के बेरिया के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय में लोकसभा का सदस्य था और वो व्यवस्था को नर्मदा से जोड़ा। आज उसी योजना से यहाँ पर पानी आया। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने थार के लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है, थार की बात। उसमें आने वाले समय में थार के टाकों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। राज्यपाल महोदय, आपसे निवेदन है कि थार के टाके क्या है और टाके हम लोगों को कैसा गुणवत्ता का पानी, और जो मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए टाकों के अंदर नरेगा का प्रावधान किया, उसके माध्यम से आप लोगों को टाके तो गलत चीज लग रही थी, प्रधानमंत्री जी को भी गलत लग रही थी। 1 लाख से ज्यादा टाके। अंत में मेरा निवेदन यही है, समय कम है, कि जो जिनको आजादी ही 2014 में नजर आई और वो लोग सरदार पटेल और अंबेडकर जी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले उनके आजादी के अंदर योगदान का वो लोगों के मुंह से ये आजादी के और संविधान की बात हो रही है। तो मेरा निवेदन है, या तो वो सही है या ये सही है।